एक जमाना था जब दिल्ली में नवंबर महीने से ठंड की शुरुआत हो जाती थी। मौसम की पॉपुलैरिटी इतनी थी कि गीतकार समीर भी अपनी क्रिएटिविटी नहीं रोक पाए और गाना लिख दिया, कोई तो आए जो गर्मी लाए, प्यार तेरा दिल्ली की सर्दी। लेकिन वह जमाना कुछ और था और यह जमाना कुछ और है। पहले नवंबर महीने में ठंड की चर्चा होती थी और अब धुंध की चर्चा होती है। अब तक जो आप देख रहे थे वो पिछले जमाने की तस्वीरें थी। आपकी स्क्रीन पर अब जो तस्वीरें दिख रही हैं वह इस जमाने की हैं। धुंध के पीछे अलसाए खड़े मकान, दूर से आती ट्रेन की आवाज, बादलों के बीच से रोशनी बिखेरने की कोशिश करता सूरज और उसी की किरणों से लालिमा लिए आसमान, ट्रेन की मधुर आवाज, सुबह के ट्रैफिक का हल्का शोर, सड़क पर दौड़ती कार और बस, सब मिलकर एक सुखद सर्दी वाली सुबह का एहसास करा रही है। लेकिन कोहरे की जगह इस पापी धुंध ने ले ली है जो इस सुखद एहसास को भयानक स्वप्न में बदल दे रहा है। यह तस्वीर गाजियाबाद की है जहां वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। खराब हवा ने पूरे गाजियाबाद में धुंध की शक्ल ले ली है। यह धुंध जो पहले सिर्फ श्वास नली के जरिए हमारे फेफड़ों को खराब कर रही थी, अब शहर पर शाप जैसी नजर आ रही है। दिल्ली अब शहर नहीं रहा, गैस चैम्बर बन गया है। 0 से 50 के बीच अच्छा यानी शुद्ध वायु माना जाने वाला AQI अब 800 के पार पहुंच चुका है, यानी 16 गुना की वृद्धि। यही वृद्धि अगर देश के विकास में देखने को मिलती या शेयर बाजार में तो कितनों का भला हो जाता। यानी हम तेजी से तरक्की तो कर रहे हैं लेकिन बर्बादी के रास्ते। नमस्कार, मैं दीपक सिंह सरोची। पंजाब में पराली जलाने पर रोक लगाने, स्मॉग टावर लगाने और दिल्ली में जगह जगह पानी के छिड़काव का मॉडल जब फेल हो गया तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार सुबह कैमरे पर आए और प्रेस वार्ता कर बोल दिया, पंजाब में पराली जलाने के लिए हम जिम्मेदार हैं। हम इस मामले में राजनीति नहीं करना चाहते। इतना ही नहीं, प्रदूषण से राहत देने के नाम पर केजरीवाल सरकार ने कुछ कठोर कदम भी उठाए हैं। दिल्ली की हवा के सामान्य से 16 गुना ज्यादा गंदी होने के बाद दिल्ली सरकार ने फैसला लिया कि शनिवार यानी कि 5 नवंबर से सभी प्राइमरी स्कूल बंद होंगे। वहीं कक्षा 5वीं के ऊपर की क्लास के लिए सभी आउटडोर एक्टिविटीज पर भी प्रतिबंध होगा। इसके अलावा दिल्ली में वाहनों के लिए ऑड इवन लागू करने पर भी विचार किया जा रहा है। बढ़ते प्रदूषण का असर इतना है कि दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा में 8 नवंबर तक के लिए कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा सीनियर क्लासेस के लिए स्कूलों को ऑनलाइन क्लास आयोजित करने का सुझाव दिया गया है और सभी आउटडोर गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं करोड़ों की लागत से दिल्ली में जिस स्मॉग टावर को यह कहकर प्रचारित करते हुए लगाया गया कि इसके लगने के बाद 1 वर्ग किलोमीटर एरिया की हवा साफ हो जाएगी, वह भी खोखली नजर आ रही है। कम से कम कांग्रेस पार्टी के लोग तो यही दावा कर रहे हैं। वहीं मोरबी केबल ब्रिज हादसे में आधिकारिक रूप से 135 लोगों की मौत वाली घटना के 4 दिन बीत जाने के बाद भी क्या वजह है कि ओरेवा कंपनी के मालिक जयसुख पटेल को पुलिस ने ना तो गिरफ्तार किया है और ना ही पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है, जबकि कार्रवाई के नाम पर आईजी अशोक यादव के एक बयान के मुताबिक ओरेवा कंपनी के मैनेजर दीपक नवीन चंद्र पारेख और दिनेश मनसुख दवे समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक और भी बात है, अभी तक जो आंकड़े आए हैं वह या तो मृतकों के हैं या फिर घायलों के, जबकि ऐसे कई लोग हैं जो लापता हैं। उनके परिजन उन्हें ढूंढ रहे हैं लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी बात आपके अपने कार्यक्रम में, जिसका नाम है मसला क्या है। दिवाली के बाद से ही दिल्ली और आसपास के NCR क्षेत्र में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। हालात इतने खराब हैं कि लोगों का सांस लेना भी दूभर हो गया है। गले में खराश, आंखों में जलन, नाक बहना, आंखों का लाल होना और बुखार राष्ट्रीय बीमारी बन गई है। आप अपने जानने वाले किसी को भी फोन कर पूछ लीजिए कि दिल्ली में क्या चल रहा है तो वह भी यही कहेंगे, स्मॉग और बीमारियां।
मैंने अभी जो भी बीमारियां बताई हैं, बड़ी आबादी उसे झेल रही है। दिल्ली में AQI का स्तर 750 है और लगभग 800 तक पहुंच गया है। शुक्रवार सुबह 10 बजे PM10 का स्तर जहांगीरपुरी में 763, बवाना में 720, नरेला में 665, वजीरपुर में 650 और रोहिणी में 625 दर्ज किया गया है। सामान्य तौर पर अगर हवा में PM10 की मात्रा 100 है तो उसे सुरक्षित माना जाता है, लेकिन अभी 600-700 से के पास है। अंदाजा खुद लगा लीजिए दिल्ली वासी कितने सुरक्षित हैं। दिल्ली में जहरीली धुंध का कारण PM10 ही है। PM10 के बढ़ने के कारण धूल, कंस्ट्रक्शन और कूड़ा व पुआल का जलना होता है। यही वजह है कि केजरीवाल सरकार पराली जलाने को लेकर पंजाब सरकार को कोसती रहती थी और दिल्ली के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार बताती थी। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। ऐसे में प्रदूषण को लेकर नया कारण ढूंढने के बजाय दिल्ली सरकार शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बहाने लोगों के सामने आई। CM केजरीवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दिल्ली में हवा काफ़ी खराब हो गई है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसके कई पहलू हैं और यह पूरे उत्तर भारत की समस्या है। पंजाब में पराली जलने के लिए हम जिम्मेदार हैं। हम इस मामले में राजनीति नहीं करना चाहते। बाकी राज्य के लिए केंद्र सरकार भी आगे आए। यहाँ पर आपको टीवी स्क्रीन पर केजरीवाल के 2 बयान दिखाए जाएंगे। एक आज की है और दूसरी उन दिनों की जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी। तब और अब में जो नहीं बदला वह है कॉन्फिडेंस। एक बार दोनों बयान सुन लेते हैं। तो ये समस्या पूरे उत्तर भारत की समस्या है प्रदूषण की, और जाहिर तौर पे इसमें केवल आम आदमी पार्टी इसकी जिम्मेदार नहीं है, केवल केजरीवाल इसका जिम्मेदार नहीं है, केवल दिल्ली और पंजाब की सरकारें इसकी जिम्मेदार नहीं है। इसके कई सारे कारण हैं, कई लोकल कारण हैं, कई रीजनल कारण हैं। एक राज्य की हवा एक राज्य में नहीं रहती, इधर से हवा उधर जाती है, उधर से हवा इधर आती है। तो जैसा हम कई बार कह चुके हैं कि इसमें केंद्र सरकार को आगे आके इसके ऊपर स्पेसिफिक कदम उठाने पड़ेंगे ताकि पूरे उत्तर भारत को प्रदूषण से बचाया जा सके। मुझे पता था कि 10 अक्टूबर के आसपास से वो पराली का धुआं आएगा और उसके बाद कहा जाएगा कि दिल्ली गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, दिल्ली वाले कुछ कर नहीं रहे हैं, दिल्ली वाले ऐसे हैं, दिल्ली वाले वैसे हैं। दिल्ली वालों का कोई कसूर नहीं है। पूरा साल दिल्ली की हवा एयर क्वालिटी इंडेक्स लगभग 100 के नीचे रहता है, विच इज इन गुड कैटेगरी। इस वक्त 10 अक्टूबर के आसपास से ये बढ़ना चालू होता है। ये इसलिए क्योंकि बाहर से पराली का धुआं आता है। मैंने पंजाब के किसानों से बात, पंजाब के किसान कहते हैं कि सर आपके दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते धुआं फिर भी कम हो जाता है। आप हमारी सोचो कि जब वो किसान अपने खेत में आग लगाता है, कहता है ये धुआं तो सीधे मेरे लंग्स के अंदर जाता है, हम तो कितने बीमार हो जाते हैं। हम भी नहीं लगाना चाहते, कोई किसान धुआं नहीं छोड़ना चाहता, कोई किसान अपने गांव। उनको समाधान कौन देगा? समाधान तो सरकारें देगी। हालांकि राजनीति से इतर सुधार के लिए कुछ फैसले भी लिए गए हैं। केजरीवाल सरकार के फैसले के तहत 5 नवंबर से सभी प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे। कक्षा 5वीं के ऊपर की क्लास के लिए सभी आउटडोर एक्टिविटीज पर भी प्रतिबंध होगा। दिल्ली में वाहनों के लिए ऑड इवन लागू करने पर भी विचार किया जा रहा है। इधर ग्रैब 4 के तहत दिल्ली में कॉमर्शियल ट्रकों के आने पर रोक लगा दी गई है। डीजल से चलने वाले मध्यम और भारी वाहनों पर रोक रहेगी। ईंधन पर चलने वाली सभी इंडस्ट्रियां फिलहाल बंद रहेंगी। इसके अलावा निर्माण करने या ढहाने पर भी रोक लगाई गई है। सरकारी निजी दफ्तरों में 50% स्टाफ को ही बुलाए जाने की सलाह दी गई है। पिछले साल बड़े धूमधाम के साथ दिल्ली में देश का पहला स्मॉग टावर लगाया गया था, यह कहते हुए कि इससे दिल्ली वासियों को प्रदूषण से छुटकारा मिल जाएगा। पिछले महीने दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कनॉट प्लेस में लगे स्मॉग टावर को लेकर कहा कि यह विशाल वायु शोधक 50 मीटर के दायरे में वायु प्रदूषण को 70 से 80% तक कम करने में सक्षम है, जबकि 300 मीटर से आगे यह प्रदूषण के स्तर को 15 से 20% तक कम करने में सक्षम है। लेकिन दिल्ली सरकार के दावे या यूं कहें स्मॉग टावर का असर कितना रहा, यह आप दर्शक खुद ही तय कर लें। वहीं दिल्ली कांग्रेस के दावे को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि केजरीवाल सरकार ने सिर्फ अपने गुनाहों को छिपाने के लिए स्मॉग टावर लगाया था, जो अब पूरी तरह से फेल हो गया है। केवल और केवल कोर्ट की फटकार और दिल्ली की जनता को केवल एक इमेज बिल्डिंग, अपने नाव को छुपाने का एक टावर खड़ा किया गया था। इसकी शेड में शायद हम बच जाएंगे, लेकिन ये बच नहीं सकते। जवाबदेही तो होगी, सवालों के जवाब देने होंगे कि आगे दिल्ली के लोग जाए तो जाएगा कहाँ अपने बच्चों को लेकर के गए, या दिल्ली छोड़ दें। मुझे हैरानगी होती 17%, लगभग 27% मैं भी चाहता हूँ। लोग आज ये चाहते हैं कि दिल्ली छोड़ के नहीं चले जाए। सिर्फ सरकारों की इन
फेलियर की वजह से मजबूरी कर सकते, तो दर्शाता है कि ये दिल्ली पूरी तरह से भगवान भरोसे है, सरकार पूरी तरह से फेल है। वैसे जानकारी मिली है कि पिछले साल 3 करोड़ की लागत से नोएडा अथॉरिटी और भेल ने जिस स्मॉग टावर को लगाया था वह बंद है। खैर, अब गुजरात का रुख करते हैं। मोरबी हादसे को 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन क्या वजह है कि पुल की देखरेख का काम संभालने वाली ओरेवा कंपनी के मालिक जयसुख पटेल को पुलिस ने अब तक पकड़ा ही नहीं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई के नाम पर जिन लोगों को गिरफ्तार किया उसमें 2 प्रबंधक दीपक नवीन चंद्र पारेख और दिनेश मनसुख दवे, टिकट कलेक्टर मनसुख वालजी टोपिया और मदार लखभाई सोलंकी, ब्रिज कॉन्ट्रैक्टर लालजी परमार और देवांग परमार समेत 9 लोग शामिल हैं। आगे बढ़ें उससे पहले आपको बता दूं कि जयसुख पटेल कौन हैं। इनके पिता उधावजी पटेल भारत में दीवार घड़ियों के जनक माने जाते हैं। साल 1971 में उन्होंने 3 हिस्सेदारों के साथ 1 लाख रुपए से ओरेवा ग्रुप की शुरुआत की थी। तब कंपनी का नाम अजंता ट्रांजिस्टर क्लॉक मैन्युफैक्चरर था और कंपनी में उधावजी पटेल की हिस्सेदारी महज 15,000 रुपए की थी। आगे चलकर अजंता की दीवार घड़ियां पूरे भारत में लोकप्रिय हो गई, लेकिन साल 1981 में कंपनी का बंटवारा हो गया और उधावजी की कंपनी का नाम अजंता कंपनी रखा गया। अजंता ग्रुप की प्रसिद्धि का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लगातार 12 सालों तक उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स श्रेणी में इसे सर्वोच्च निर्यातक पुरस्कार मिलता रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कंपनी का कारोबार 45 देशों में फैला हुआ है। अक्टूबर 2012 में उधावजी पटेल का निधन हो गया। उसके बाद अजंता कंपनी उधावजी के बेटों के बीच बंट गई। जयसुख पटेल को जो कंपनी मिला उसका नाम ओरेवा है। यह वही जयसुख पटेल हैं जो ब्रिज को आम जनता के लिए खोलने से पहले बड़े बड़े दावे कर रहे थे। एक बार उस बयान को सुन लेते हैं। वह कहते हैं, हम सब जानते हैं कि मोरबी का ब्रिज राजशाही के वक्त से है, 150 साल पुराना है। मोरबी नगर पालिका के साथ एक अंडरस्टैंडिंग है और मेंटेनेंस, सिक्योरिटी और ऑपरेशन के लिए 15 साल के लिए हमारी कंपनी को जिम्मेदारी दी गई है। ये झूलता पुल ऐतिहासिक है। पिछले 6 महीने से हमने फुल एंड फाइनल मेंटेनेंस के लिए इस पुल को बंद किया। गुजराती न्यू ईयर के दिन हम इसे पब्लिक के लिए शुरू करेंगे। जब ये ब्रिज बना था उस जमाने में ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसके चलते इस झूलते पुल में लकड़ी के स्लैब और बीम लगाए गए थे। हमने अपनी स्पेशल रिक्वायरमेंट स्पेशल कंपनियों को दी, उन्होंने हमें उसी तर्ज का मटेरियल दिया। प्रकाश भाई की कंपनी को भूकंप के डैमेज को रिपेयर करने के लिए 2007 में भी काम दिया गया था। हमने भी उसी कंपनी को काम दिया और 2 करोड़ में यह काम हुआ है। हमने पुल की 100% मरम्मत की है। मोरबी नगर पालिका और कलेक्टर के साथ फीस तय की गई है और हर साल दाम में 1-2 रुपए की बढ़ोतरी होगी। पुल की मरम्मत के बाद हमारे हिसाब से झूलते पुल की 8 से 10 साल तक कुछ नहीं होगा। यही वजह है कि मोरबी हादसे को लेकर विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है कि ओरेवा कंपनी के शीर्ष पदाधिकारियों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, क्यों कमजोर लोगों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, मंगलवार को जब प्रधानमंत्री मोदी ने इलाके का दौरा किया था तब भी यह देखने को मिला था कि ओरेवा कंपनी का बोर्ड कपड़ों से ढक दिया गया। यह हालत तब है जब पीएम मोदी साफ कह चुके हैं कि ईमानदारी का ठेका लेने वाले लोग भ्रष्टाचारियों के साथ फोटो खिंचवाने में भी शर्म नहीं करते। आप दर्शक सोचते रहिए क्या सही है और क्या गलत, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी का यह बयान सुन लीजिए। हमने देखा है कि जेल की सजा होने के बावजूद भी, भ्रष्टाचार साबित होने के बावजूद भी कई बार भ्रष्टाचारियों का गौरवगान किया जाता है। मैं तो देख रहा हूं ऐसे ईमानदारी का ठेका लेकर के घूमने वाले लोग, उनके साथ जाकर के ऐसे हाथ पकड़ के फोटो निकालने में शर्म नहीं आती उनको। ये स्थिति भारतीय समाज के लिए ठीक नहीं। आज भी कुछ लोग दोषी पाए जा चुके भ्रष्टाचारियों के पक्ष में भांति भांति के तर्क देते हैं। मोरबी हादसे में अब तक दुर्घटना के कारण ब्रिज का कमजोर होना, हैंगिंग ब्रिज के केबल का नहीं बदलना, केबल की जर्जर हालत, पीएम मोदी का दौरा, अस्पताल का रातों रात कायाकल्प, लोगों को होने वाले परेशानी की बात हुई। अगर बात नहीं हुई तो उन लोगों की जो अब तक लापता हैं, मतलब ना तो इनकी लाशें मिली हैं, ना ही ये अस्पताल में भर्ती हैं और ना ही कोई अधिकारी या पुलिस इनके बारे में कुछ बता रहा है। हालांकि इस बारे में जब एनडीटीवी ने एक अधिकारी से पूछा कि कितने लोग लापता हैं तो उनका जवाब था टाइम विल टेल, यानी कि समय बताएगा।
एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट NK मुचर ने कहा, पुल गिरने के बाद से लापता लोगों का अभी भी कोई हिसाब नहीं है। हम अंतिम क्षण तक काम करेंगे। ट्विटर पेज पर कई तरह के दावे भी किए जा रहे हैं। कईयों ने अस्पताल प्रशासन की लापरवाही का भी जिक्र किया है, जिसमें बताया गया है कि PM मोदी के दौरे के मद्देनजर अस्पताल प्रशासन ने जल्दबाजी में 18 और 20 साल के 2 भाइयों को बेहोशी की हालत में मुर्दाघर में फेंक दिया, ताकि अस्पताल के रंग रोगन का काम ठीक से किया जा सके। मैं इस दावे को सही नहीं बता रहा, लेकिन इस हादसे को लेकर कई सवाल हैं, जिसको लेकर सरकार को सबके सामने सच्चाई रखने की जरूरत है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले ही मामले की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों से कराने की मांग की है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या गुजरात की बीजेपी सरकार मोरबी हादसे की जांच कराकर लोगों को सही सही जवाब देगी, या फिर मामले को दबाकर गुजरात चुनाव में लग जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात किसी नए विषय के साथ। मसला क्या है कार्यक्रम में, तो देखते रहिए एडिटर जी हिंदी। नमस्कार।